गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग साइंस से संबंधित 300 लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग पहले भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है, यानी मास का इकाई इसमें कौन नहीं है? याद कर लीजिए, पौंड होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, लेकिन डाइन नहीं है। तो डाइन क्या है? तो द्रव्यमान की इकाई नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक कौन है? तो बल का मात्रक याद कर लीजिए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और फैराडे किसका मात्रक है? तो जो फैराडे है यह किसका एकक है? तो फैराडे यह क्या है? तो प्रतिरोध नहीं होगा, यह चालकत्व का क्या है? तो मात्रक है फैराडे। और प्रतिरोध तो इसका ओम क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। और उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है, उष्मा है तो उसका यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है तो जूल कैलोरी। जूल कैलोरी क्या है? तो उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है। और निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? याद कीजिए, सदिश और एक होता है अदिश, एक में डायरेक्शन चाहिए और एक बिना डायरेक्शन का होता है। तो क्वेश्चन है इसमें कि सदिश कौन है? याद कर लीजिए, स्थिति व वेग ये दोनों सदिश हैं, बाकी सभी क्या हैं? तो अदिश राशि हैं। तो स्थिति व वेग सदिश है और बाकी जो भी पेयर है उसमें सभी सदिश राशि नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो दूध वाले सही दूध का कैसे पता लगाते हैं? याद कर लीजिए, उसका नाम है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या होता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गीगर मूलर काउंटर द्वारा जांच की जाती है। तो गीगर मूलर काउंटर द्वारा क्या जांच की जाती है? तो रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की जांच की जाती है। किससे? तो गीगर मूलर काउंटर द्वारा। और एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिरा देता है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा दिखाई देगा? उसको कैसे लगेगा कि गेंद कैसे गिर रहा है? याद कर लीजिए, वो लगेगा परवलयाकार में, इस तरह से गिरेगा। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, यानी एक्सेलरेशन, मतलब इस तरह से वो हमेशा लगातार तेज होते जा रहा है, तब क्या होगा? तब उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है, यानी लगातार उसमें क्या है? तो विकास होते जा रहा है, तो वह त्वरण है। न्यूटन का प्रथम नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या संकल्पना देगा? तो यह इनर्शिया यानी जड़त्व की संकल्पना देता है। बॉल को लपकते यानी कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? क्या करेगा? तो वह आवेग को कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? क्या बात हो रही है? रॉकेट की बात हो रही है, जो ऊपर जाता है और नीचे धुआं छोड़ते हुए जाता है। तो वह किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो यह न्यूटन के तृतीय नियम पर, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, क्यों? यानी इसका कारण क्या है? इसमें भी न्यूटन साहब का कोई लॉ लगा है, तो यह भी न्यूटन के गति का तृतीय नियम, यह भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है। गोली आगे गया, बदले में बंदूक है वह पीछे की ओर आएगा। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित वह नहीं कर पाएगा, तब हम क्या कहेंगे उसको विज्ञान की दृष्टि में? कि वह क्या कोई कार्य कर रहा है? जी नहीं, वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 15, यदि एक बॉल एफ को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को क्या हुआ? यू वेग प्राप्त होता है, तो शक्ति होगी, तो शक्ति कितना हो जाएगा? तो उसका जो शक्ति है, वेलोसिटी, यानी यू नहीं, ये भी लिखा हुआ है, भी वेग प्राप्त होता है। क्लियर है? तो क्या होगा? तो भी एफ इंटू भी इसका सही उत्तर होगा। और एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकेंड में करती है। तो मशीन की शक्ति यानी 10 सेकेंड में 500 जूल किया, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 50 जूल। तो इसकी शक्ति कितनी है? तो यही 50 वाट है।
मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है, क्या है? मानव की विहित ऊर्जा यानी मानव जिस ऊर्जा को ले रहा है उसका सबसे पुराना रूप कौन है? तो सौर ऊर्जा है। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, तो घड़ी की स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा है उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? कोयला। तो यह ताप यानी थर्मल एनर्जी का उदाहरण है। कौन? तो कोयला। जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होती है। यदि दोनों को मिश्रित किया जाए तो क्या होगा? जो भारी है वह नीचे रहेगा और जो हल्का है वह ऊपर रहेगा। यानी मिट्टी का तेल क्या होगा? तो जल पर मिट्टी का तेल प्लावित होता रहेगा, यानी उस पर वह तैरते रहेगा, जिस कारण हम लोग आग मिट्टी के तेल से लगे आग को नहीं बुझा पाते हैं। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण तैरती है? यानी प्लवमान होती है। क्यों? वह पृष्ठता के कारण। क्या है उत्तर होगा इसका? यही पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? बताइए। वो वर्षा की बूंद है वो गोल होता है, क्यों? वो अभी सरफेस टेंशन के कारण। पृथ्वी का पलायन वेग है, यानी पृथ्वी पर से आपको अगर पलायन करना है, यानी जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है उसका वेग कितना रहता है, यानी इस रफ्तार को प्राप्त कर लीजिएगा तो आप पृथ्वी पर वापस न आ पाइएगा। तो सही उत्तर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड यानी रफ्तार पकड़ लीजिए। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दिया? तो न्यूटन महोदय ने दिया। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराए गए चम्मच क्या करेगा? किसी उपग्रह से गिरा देंगे तो वह धरती पर आएगा? नहीं आएगा, वह भी उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहेगी। डेसिबल क्या है? डेसिबल तो यह ध्वनि स्तर की एक माप है। कौन? तो डेसिबल। तो इसका सही उत्तर डी होगा। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि है जो इसका पिच है यानी यह एम्पलीट्यूड, यह किस पर निर्भर करता है? तो यह इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहती है? इसको हम लोग सुन पाते हैं, यह क्या कहेगा? श्रव्य ध्वनियाँ। और कम तो अश्रव्य, यहाँ देखिए अश्राविकी जिसको हम नहीं सुन पाते हैं, और पराश्रविकी यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर पराश्रविक ध्वनियाँ हैं। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? जो वायु है, वायु में ध्वनि का वेग वायु के दबाव पर निर्भर करता है। वायु के दबाव पर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ होना चाहिए नहीं करता है, क्योंकि वायु में ध्वनि का वेग घनत्व पर करेगा निर्भर, ताप पर भी करता है, आर्द्रता पर भी करता है, लेकिन दबाव से ध्वनि को कोई मतलब नहीं है। पराश्रवित रंग की आवृत्ति होती है, पराश्रय जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, तो 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल होगा। जो सरल लोलक है इसका अधिकतम आवर्तकाल 84.6 मीटर हो सकता है, उससे अधिक न होगा। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला होता है? वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है उसका गुण बताइए। जो उसका सही गुण है, अच्छा अवशोषक क्या होगा? अच्छा परावर्तक भी होगा, अच्छा विकिरक होगा। थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का उपयोग किया जाता है, क्यों? कारण बताइए। क्योंकि उच्च चालकता के कारण। वह तापमान क्या है जिस पर पाठ्यांक फ़ारेनहाइट यानी F और सेल्सियस यानी डिग्री सी दोनों बराबर है, तो -40 डिग्री। निम्न में से किस में संवहन होता है? संवहन बताइए। केवल ठोस में या ठोस द्रव में या सब में होता है? जो संवहन की क्रिया है यह द्रव और गैस में होती है, ठोस में नहीं होता है। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो सूर्य के कारण तो आती है, तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे? तो सूर्य ताप कहेंगे, सूर्य ताप से आती है। निम्न में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं है? वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं है तो यही यहाँ देखिए, सूर्य के सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना
यह अपवर्तन की घटना नहीं है, यानी रात में तारों का टिमटिमाना, यानी जो झूठा है वो सब अपवर्तन की घटनाएं हैं। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, ये सब अपवर्तन की घटना है। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो यह अवतल लेंस होता है। तो हेड मिरर कैसा होता है? तो यह अवतल लेंस होता है। वाहन चलाने हेतु पार्श्व यानी जो बगल में साइड मिरर लगा होता है, जिससे हम लोग पीछे की वस्तुओं को देखते हैं, उसमें क्या होगा? उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो जो हेडलैम्प है इसमें परवलयिक अवतल दर्पण होता है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या कहलाती है? आकाश जो नीला नहीं है लेकिन नीला दिखाई देता है, उसको क्या कहेंगे? प्रकीर्णन। मरीचिका का कारण है। मरीचिका में क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होता ही है, साथ में और भी कुछ होता है। यहाँ देखिए, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सिलेंडरी लेंस, बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र है। विभवांतर को मापना है, उसके लिए प्रयुक्त यंत्र है, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहेंगे। ओम का नियम सत्य है। अब भाई क्यों सत्य है? तो यह सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए, बस धात्विक चालकों पर ओम का नियम सही बैठता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? यह टंगस्टन का बना होता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या हो? कमेंट कीजिए। उसका गलनांक कम होना चाहिए। कारण ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा बिजली चलाए, चाहे कोई कुछ हो, अधिक लोड पड़ जाए तो वह बेचारा जल्द से गल जाए, काम खत्म। ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव यानी धातु की बात हो रही है, तो ट्रांसफार्मर का जो कोड है उसमें कौन धातु का इस्तेमाल होगा? तो वो होगा नॉर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर है यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी ट्रांसफार्मर क्या करेगा? स्टेप डाउन करेगा या स्टेप अप करेगा, बिजली को कम कर सकता है या उसको बढ़ा सकता है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? यानी विद्युत चुंबक में लोहा, निकल, कोबाल्ट ये सब का तो उपयोग होगा, लेकिन तांबा का उपयोग नहीं होता है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनती है? आधुनिक समय में जो शक्तिशाली चुंबक बनता है, जो बड़े बड़े क्रेन, बहुत बड़े बड़े पत्थर को या बहुत बड़े बड़े जो कंटेनर को उठाते हैं, वे सब क्या होते हैं? वे सब मैग्नेट के कारण ही उठाते हैं। लेकिन वो कैसे बनता है? तो वह बनता है लोहा, कोबाल्ट व निकिल के मिश्र धातुओं से बनता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा यानी एसी को डीसी में बदला जा सकता है। कैसे? ट्रांसफार्मर नहीं, ये नहीं बदलेगा। वो बदलने का काम करता है रेक्टिफायर, यानी उसको हिंदी में क्या कहेंगे? दृष्टकारी। और निम्न में विषम पद चुनिए। माइक्रोवेव, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सिल केबल, ट्विस्टेड पेयर वायर। इसमें से जो अलग है इन सबसे तो कौन है? तो वह माइक्रोवेव, यानी ये सूक्ष्म तरंगे हैं। बाकी सब ये सब क्या है? ये सब वायर का ही रूप है जिसके द्वारा क्या होता है? तो यह एक माध्यम है, बस इतना याद कर लीजिए। सूक्ष्म तरंग यानी सूक्ष्म तरंग संचार के किस आवृत्ति की तरंग प्रयुक्त की जाती है? सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव की बात हो रही है, इसमें आवृत्ति की तरंग कितना होना चाहिए, जिसको हम लोग कहेंगे माइक्रोवेव। तो यह 100 गीगा हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज के बीच इसका क्या होगा? तो आवृत्ति की तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं। एक प्रकाश किरण प्रकाशीय तंतु में चलती है। तो एक प्रकाश किरण प्रकाशीय तंतु में चलती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अब हम लोग रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रमुख क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था है, उसको क्या कहेंगे? ठोस, द्रव, गैस, और चौथा होगा प्लाज्मा। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? 0 डिग्री है, बर्फ और पानी दोनों में डिफरेंस होना है, क्या होगा? सारा पानी बर्फ बन जाएगा। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है? किसी गैस को द्रव में बदलना है उसके लिए सबसे सरल विधि तो कम तापमान और उच्चतम
दाब, तो क्या होगा, कोई गैस द्रव में बदल जाएगा। तापमान कम होगा, दाब अधिक होगा, बस गैस संपीड़ित होकर लिक्विड हो जाएगा। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, यानी जो मिश्रण नहीं है, तो कौन मिश्रण नहीं है, जो आपका शुद्ध यानी प्योर जल है, यह आपका मिश्रण नहीं है। वायु, एलपीजी और गैसोलीन ये सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। जबकि जल क्या है, तो यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है, तो यह यौगिक है। सही कथन का चयन कीजिए। मिश्रण समांगी होते हैं, क्या ऐसा आप कहीं पढ़े हैं? और गलत बात है। एक मिश्रण में घटक नियत अनुपात में उपस्थित होती है, ऐसा भी नहीं है। जब किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं, यह बात सही है। यानी इसमें सत्य कथन कौन है, सत्य कथन केवल डी वाला है बस। बादल किसका कोलाइड परिक्षेपण है, बादल की बात हो रही है। तो बादल में क्या होगा, यह वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु है। यानी बादल में क्या होगा, वायु है, गैस है, और उसमें पानी की बूंदे हैं। निम्नलिखित में से कौन से कण है जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित रहते हैं? उनका नाम है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों तो ये है परमाणु है, ये इसका केंद्र है, और ये बाहरी है। जो एक केंद्र है इसमें क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, और जो बाहर है यह इसका ऑर्बिटल में परिक्रमा इस तरह से करते रहेगा, वह इलेक्ट्रॉन है। परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से। उस तत्व को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन तथा भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? संख्या किसका समान है, तो प्रोटॉन, तो उसको कहेंगे समस्थानिक। संख्या समान समस्थानिक, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? जो आइसोटोप की बात हो रही है तो वह है यूरेनियम 235। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का जो प्रयोग होता है वह नाभिकीय विघटन के प्रचालन में किया जाता है। परमाणु भट्टियों में इसका इस्तेमाल होता है। विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है। विद्युत संयोजक बंध की बात हो रही है तो यह साधारण लवण में होता है। सोडियम को आम तौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? किसकी बात हो रही है, तो सोडियम को, तो इसको केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में ऑर्गन यानी ये निष्क्रिय गैस भरा जाता है आमतौर पर। लोहा किससे निकाला जाता है? लोहा की बात हो रही है, लोहे का अयस्क का नाम बताइए। तो जो लोहा निकाला जाता है वह हेमेटाइट अयस्क से मुख्य रूप से निकाला जाता है। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? अधातुओं में तो क्या होंगे, तो उनमें भंगुरता है, यानी वे टूटने योग्य हैं। और जो धातु है उसमें चालकता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ये सब धातुओं के प्रमुख गुण हैं। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें क्या होगा, तो अमलगम में एक तो क्या पारा रहेगा ही, साथ में अदर धातु रहते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है। कांसा, पीतल, जर्मन सिल्वर, मुद्रण धातु, और दूसरी तरफ दिया गया है, आप मिलाते हैं। चलिए, तो जो कांसा है, कांसा में क्या होगा, तो कांसा, तांबा और टीन मिलाकर क्या बना देंगे, हम लोग कांसा बनाएंगे। थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ देखिए, तो एक है कांसा, तांबा और टीन। दूसरा है पीतल मिलाएंगे, तांबा और जिंक यानी जस्ता मिलाने से पीतल बन जाएगा। फिर जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में आपका क्या होगा, तो सिल्वर नहीं होगा, यानी तांबा, जिंक और निकल जर्मन सिल्वर। वहीं मुद्रण धातु, तो इसमें मिलेगा सीसा, एंटीमनी व टिन, तो हम लोग मुद्रण धातु का निर्माण कर लेंगे। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? उसको कहते हैं हम लोग सोडियम थायोसल्फेट। और जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? जस्ते की परत को चढ़ाएंगे तो उसका स्पेशल नाम, रबर पर चढ़ाएंगे रबर तो उसको कहते हैं वल्कनीकरण, और जस्ता चढ़ा देंगे तो जैसा किस पर, तो चढ़ाएंगे लोहे पर, यानी आयरन पर बात हो रही है, तो भी उसका क्या नाम है, उसका नाम है यशोदीकरण, गैल्वेनाइजेशन।
जेसन। और ग्रेफाइट की हीरा अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। क्यों? ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर है क्योंकि हीरे की चतुष्फलकीय संरचना है। लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशतता तो 0 है, लेड नहीं होता है। फुलरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है। इसके सबसे सामान्य रूप में होते हैं। तो फुलरीन है, इसमें क्या होता है? तो फुलरीन, इसको बंक मिस्टर फुलरीन के नाम पर भी इसका नाम दिया गया है और इसमें 60 परमाणु होता है। निम्नलिखित में से किसको मार्स कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं? तो हम लोग किसको कहेंगे? मीथेन को कहेंगे, यानी CH4 को कहेंगे, CH4। मदिरा यानी शराब का मुख्य संगठन है। शराब में लोग क्या पीते हैं? लोग इथेनॉल पीते जाते हैं, यानी शराब का मुख्य संगठन तो एथेनॉल है, मेथिनॉल नहीं। मेथिनॉल पीकर लोग मर जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। तो पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो रॉकेट में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर सही होगा डी। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? जो प्राकृतिक बहुलक है वह कौन है? याद कर लीजिए, वह सेलुलोज है, यही प्राकृतिक बहुलक है। बाकी सब मैनमेड है सब। स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो क्या है? तो वह एक वसा है। एंजाइम क्या होते हैं? अब बताइए। स्टेरॉयड जो वसा है, अभी एंजाइम की बात हो रही है, तो एंजाइम प्रोटीन है, स्टेरॉयड वसा है, एंजाइम प्रोटीन है। आरएनए में अनुपस्थित होता है। तो आरएनए और डीएनए में बस एक ही अंतर है कि एक डीएनए में होता है जो आरएनए में नहीं, जो आरएनए में होगा वह डीएनए में नहीं होता है। तो आरएनए में नहीं होता है क्या? उसका नाम है थायमिन। थायमिन आरएनए में नहीं होता है। एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, थायमिन के स्थान पर क्या होता है? तो आरएनए में यूरेसिल होता है, जो कि डीएनए में थायमिन रहता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? तो याद कर लीजिए, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी 33 का बी सही होगा। ओजोन परत को अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? यानी ओजोन परत में जो छेद हो गया है वह क्यों हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? तो ये रेफ्रिजरेटर में होता था। जल का बीओडी मान बताता है, क्या बताता है? कि जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए, जैव रासायनिक अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, या जैव रासायनिक ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा नहीं, यह तो बायोलॉजिकल है। तो 36 का सही उत्तर कौन होगा? जो सही 36 का सही उत्तर यहाँ देख लीजिए, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। और तीव्र सीसा विषाक्तन को डैश कहा जाता है। तीव्र सीसा के द्वारा होने वाली बीमारी है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म तीव्र सीसा विषाक्तन को कहा जाता है। नींबू के रस में पीएच का अनुपात कितना होता है? जो नींबू का रस है उसमें पीएच का जो मान होता है वह बहुत कम होता है, 7 से कम। 7 से कम कितना होगा? लगभग 2.8 से 2.2 के पास होता है। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो जो प्रमुख डिटर्जेंट है उसमें क्या होगा? उसमें सल्फोनेट होता है, सल्फोनेट। और निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम मधुरक, मधुरक मतलब शुगर नहीं है, यानी बाकी सब कृत्रिम होगा और एक प्राकृतिक होगा? तो सोडियम बेंजोएट यह कृत्रिम नहीं है, बाकी एस्पार्टेम, सैकरिन और एलिटी में सब कृत्रिम मधुरक है। और कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो रेशा कांच। निम्नलिखित में से कौन एक उर्वरक है? निम्नलिखित में एक उर्वरक का नाम बताइए। सब तो उर्वरक ही हैं,
लेकिन मुख्य रूप से उर्वरक कौन है, तो यही यूरिया उर्वरक है, बाकी सब नाइट्रिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड ये सब उर्वरक नहीं है। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब गर्म यानी तप्त किया जाता है, तो क्या किया जाता है, तो सीमेंट बनाने में जब इस्तेमाल होगा तो चूना पत्थर और मृत्तिका को खूब गर्म किया जाता है, उनको जला दिया जाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलाने से रबर को कठोर बनाया जाता है, तो रबर में क्या मिला दिया जाता है, तो सल्फर मिला दिया जाता है। बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सब बहुलक है, बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है, कौन, तो बैकेलाइट की बात हो रही है, तो यह फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। जीव विज्ञान, तो संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप यानी प्लांट और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो जंतु कोशिका और प्लांट यानी, हाँ सही समझ गए, पादप, इन दोनों में कौन है जो समान रूप से पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति, तो यह प्लांट में मिलेगा, लेकिन जंतु यानी एनिमल कोशिका में नहीं मिलता है, तो क्या मिलेगा, अंधा प्रदावी जालिका और कोशिका कला, ये दोनों में समान रूप से पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको सबसे छोटी जीवित कोशिका कहा गया है, सबसे छोटी जीवित कोशिका उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, कोशिका में निम्न में से पाचन थैली, तो उसका नाम क्या है, उसका सही नाम है, याद कर लीजिए, लाइसोसोम, यह पाचन थैली है किसकी, कोशिका की, लाइसोसोम। सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, सेलुलोज किसका मुख्य घटक है, यानी सेलुलोज से किसका निर्माण होता है, तो याद कर लीजिए, कोशिका भित्ति यानी मुख्य रूप से यह प्लांट में रहता है। जीवन का ब्लूप्रिंट है, जो जीवन है इसका ब्लूप्रिंट, तो यह डीएनए होता है ब्लूप्रिंट। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो जो प्राणियों के लिए वैज्ञानिक नाम है वह प्रयुक्त भाषा, तो उसको कहते हैं हम लोग लैटिन। क्यों, क्योंकि यह एक मृत भाषा है, जीवित भाषा है नहीं, अतः इसमें सुधार की संभावना नहीं है, सुधार नहीं है, अतः यह एक सर्वमान्य भाषा है। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो अनियत तापी प्राणी हैं उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। निम्न में से किस युग्म का विविध प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, तो विविध प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है वह कॉकरोच एवं सिल्वर फिश का है, कॉकरोच एवं सिल्वर फिश का परिसंचरण तंत्र विविध प्रकार का है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, जो शहद की मक्खी है जो उसका विष की बात हो रही है, तो वह कैसा होगा, वह अम्लीय होगा, उस अम्ल का नाम है फॉर्मिक एसिड। और कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका शोषण अंग क्या है, तो जो कॉकरोच है उसका जो शोषण अंग है उसका नाम है वातक यानी ट्रेकिया, यानी डायरेक्ट यह वायुमंडल से हवा ले लेता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किस उभयलिंगी जंतु में परनिषेचन पाया जाता है, तो जो परनिषेचन पाया जाता है यह किस उभयलिंगी की लिंगी की बात हो रही है, तो सबके सब तो उभयलिंगी ही है, ये केचुआ नहीं है। तो 11 का सही उत्तर हाइड्रा, हाइड्रा में परनिषेचन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लंग और फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है, लंग और जो फिश है यह सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी है। लंग फिश पक्षियों और सरीसृपों की, पक्षियों और सरीसृपों और पक्षियों के बीच की क्या है, तो यह एक संयोजक कड़ी है। डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं, तो डायनासोर विलुप्त हो गए कब से, तो बहुत दिन से, समय बता दीजिए, तो 65 मिलियन वर्ष की बात हो रही है। निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है, नियत तापी यानी उसका तापमान जो है वह फिक्स होगा, सिंपल सी बात है। इसमें से नियत तापी कौन है, तो व्हेल नियत तापी है, बाकी व्हेल, शार्क, ड्रेको, एलाइटीज ये सब कोल्ड ब्लडेड है, यानी मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से इनका शरीर का तापमान बदलेगा। कॉड निम्न में से किसकी किस्म का जंतु है, कॉड, तो कॉड क्या है, तो कॉड एक मछली है, लेकिन मछली में अब एक्यूरेट बताइए, तो यह एक मछली है, सही है। निम्न में से किस में वाताशय नहीं होता है, तो वाताशय किस में नहीं होता है, तो सब कटल फिश, उपास्थीमय मछली यानी शार्क, रजत मछली, अस्थिल मछली, इसमें वाताशय नहीं है, तो यही उपास्थीमय मछली में क्या है, तो
वाताशय नहीं होता है। मछली का वायु आशय यानी ईयर ब्लेडर किस रूप में कार्य करता है? तो किस रूप में कार्य करेगा? तो यह सहायक श्वसन अंग है और द्रव अस्थैतिक अंग दोनों के रूप में यह कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? अभी वर्तमान में है तो वर्तमान में तो शुतुरमुर्ग ही सबसे विशालतम है। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? पक्षी में एक होता है। एक क्या होता है? तो उसका नाम है अंडाशय। अंडाशय एक होता है। कपोत दूध कौन उत्पन्न करता है? तो कपोत दूध है तो यह उत्पन्न करने वाले हैं, उनका नाम है पक्षी। और पक्षियों के पंख क्या होते हैं? जो पक्षी है उसका पंख क्या है? तो मानव का जो ह्यूमन का अगला दोनों हाथ है वही उसका क्या है? तो पंछी का पंख है। तो सही उत्तर रूपांतरित अग्रपाद है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत्र के रूप में बदल जाता है? हाथी का जो गजदंत होता है वह क्या है? तो वह दूसरा कृंतक है। वह हाथी का अग्रदंत यानी गजदंत जो बाहर निकला रहता है। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? उसका नाम है गुंजन पक्षी यानी हमिंग बर्ड। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? अंडा देता है और वह स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है? तो वह बच्चा देता है। अब बात हो रही है अंडा देने वाले की, उसका नाम याद कर लीजिए कंटीली चीटी खोर। यह अंडा देता है और क्या है? तो यह स्तनधारी है। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? विशालतम की बात हो रही है तो वह आपका व्हेल है। व्हेल क्या है? तो यह विशालतम स्तनधारी जीव है। वृक्ष के तने में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्ष का जो तना है उसमें रहने वाले, उनका नाम है वृक्षवासी। जिनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है? जिनेरा प्लांटेरम के लेखक तो उनका सही नाम है लिनियस। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पादप कौन से हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पादप कौन से होते हैं? तो उनका नाम है, तो 28 का जो आपका उत्तर है याद कर लीजिए, उसका नाम है फंजाई। और अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं। तो जो अवस्तंभ मूल है यह कहाँ मिलेगा? तो मुख्य रूप से यह बरगद में पाया जाता है। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? खाद्य जमा होने की बात हो तो यह उसके सल्क पत्र में जमा हो जाते हैं। अदरक जड़ नहीं है। अदरक क्या है? अदरक जड़ नहीं तना है। क्योंकि यह क्या होता है? इसका कारण बताइए। इसका जो सही कारण है, इसमें गांठें और पोरिया होती है, इसलिए यह तना नहीं, यह जड़ नहीं तना है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो फ्लोएम में यानी फल का वाहन यानी खाद्य पदार्थ का वाहन करने वाला, तो इसमें सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? फ्लोएम की बात हो रही है तो यह आवृत्ति बीजी में। कौन सा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी दोनों मौजूद होता है? तो फल की बात हो रही है तो वह है आपका काजू में। निम्न में से क्लोरोफिल में उपस्थित पोरफायरिन रिंग के मध्य उपस्थित जो तत्व है उस तत्व का क्या नाम? उसका नाम है मैग्नीशियम। निम्न में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? अंधकार के समय की बात हो रही है, दिन में वो नहीं होता है। तो क्या होगा? तो चालन और श्वसन यह अंधकार में भी जारी है। और रंध्र मुख यानी द्वार इस पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो वह आधारित है द्वार कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन पर। और प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? उसके लिए धूप चाहिए, जल चाहिए और पर्ण हरिम चाहिए, मतलब कि सभी। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पादप निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हरे पादप निर्माण करते हैं वे कार्बनिक द्रव का निर्माण करते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थिति कारक कौन होता है? तो सौर ऊर्जा है, इसका सबसे बड़ा जो स्थिति कारक है वे हरे पादप यानी ग्रीन प्लांट हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? जब मुंह में यानी खाना खाते हैं तो जो खट्टा का अनुभव किस जीभ के किस भाग से होता है? तो वह आपके खट्टा पीछे यानी पार्श्व भाग से खट्टा का अनुभव होता है। हृदय
वंचित है। तो हृदय में क्या है, क्या नहीं है, माने बाकी सब होगा, एक नहीं होगा। तो हृदय ऐच्छिक पेशी का उदाहरण नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहे तो अपना हार्ट को रोक ले, नहीं रोक सकते हैं। हृदय पेशी है, यह अनैच्छिक पेशी है और यह एक चिकनी पेशी है। रुधिर समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? रुधिर समूह की बात हो रही है। तो यह खोज करने वाले थे लैंड स्टीनर। इन्होंने क्या किया था? तो ब्लड ग्रुप की खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। पुरानी और प्रायः नष्ट लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इनका कब्रिस्तान या कब्रगाह किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है स्प्लीन यानी प्लीहा को। रुधिर लसिका यानी हीमोलिम्फ इनमें से देखी जाती है, यानी रुधिर लसिका इसमें किस में देखी जाती है? उसके पास है, उसमें है, उसका नाम है संधिपाद यानी ऑर्थोपोड में देखी जाती है। बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा यानी बचाव को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसका सही नाम है बंध प्रतिरक्षा। मूत्र बनता है, मूत्र कहाँ बनता है? यही सिंपल इसका पूछने का मतलब है, यानी मूत्राशय में बनता है। गुर्दे की रुधिर पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। तो गुर्दे की रुधिर यानी गुर्दे में जो ब्लड है उसको पहुंचाने वाली रुधिर वाहिका, उसका नाम क्या है? तो जो उसका परफेक्ट नाम है वह है वृक्क धमनी। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव है। अस्थि और दांत में जो रासायनिक पदार्थ मौजूद है उसका उचित नाम क्या है? तो उसका जो सही नाम है वह कैल्शियम फॉस्फेट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मिश्रित ग्रंथि की बात हो रही है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है वह अग्न्याशय है, और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन मिश्रित ग्रंथि की बात हो तो वह अग्न्याशय है। निम्नलिखित में से किस युग में यानी जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? यानी बाकी 3 का मिलान सही होगा और 1 का मिलान सही नहीं है। यहाँ देखिए, विटामिन बी पाइरिडॉक्सिन गलत यहाँ दिया। विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल, यह सही है। विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल। विटामिन डी यह धूप में, यह तो पक्का सही है, यह सही है। बाकी सबका हम लोग यह विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल यह भी सही है, यानी विटामिन बी सिंपल लिख दिया, पाइरिडॉक्सिन यही आपका गलत है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो जो विटामिन सी है उसकी कमी से स्कॉर्बी रोग हो जाता है। अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे। अनुवांशिकता के नियम, उनका नाम था मेंडल महोदय। मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों को का मेंडल ने चयन किया था? तो जो मेंडल ने चयन किया था कितने? तो वह 7 युग्मों का मेंडल ने चयन किया था, 7 का। और एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो संख्या 46 है, और जोड़ा में पूछे तो 23। एलोसोम होते हैं, तो एलोसोम क्या है? तो जो एलोसोम है वह आपका क्या है? तो लिंग गुण सूत्र है एलोसोम। डीएनए नाइट्रोजन आधार डैश के कारण आरएनए से भिन्न है। तो जो आरएनए से भिन्न है यह थायमिन के कारण, क्योंकि डीएनए में थायमिन है जबकि आरएनए में साइटोसिन होता है। आरएनए में क्या होगा? डीएनए में आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन है, जबकि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरिसिल होता है, थायमिन नहीं होता है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, तो जो डीएनए है उसमें पाई जाने वाली जो शर्करा है उसका सही नाम है हेक्सोस। निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? यानी वैसे अंग जो समान काम करते हैं, उसका नाम है घोड़े और मनुष्य के अग्रपाद, यानी दोनों का विकास एक जैसे हुआ है इसलिए वे समान अंग हैं। साधारण जुकाम होता है, साधारण जुकाम की बात हो रही है, वह होता है वायरस द्वारा। गलसूगा एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो गलसूगा एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करेगा कहाँ पर? तो यह
कर्णपूर्व यानी पैरोटिड ग्रंथि में क्या करेगा, उसको सूजित करेगा, उसको फुला देता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है, तो इन्फ्लुएंजा विषाणु में क्या होगा, तो उसमें होता है केवल आरएनए होता है। और डेंगू किससे फैलता है, तो डेंगू यह मच्छर से फैलता है। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, पोलियो किसके कारण फैलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यह विषाणु जनित बीमारी है। निम्न में से कौन सा कीट मनुष्यों में निद्रालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है, और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन यह कहलाता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है सीसी मक्खी। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। यह किसका संकेत है, यह संकेत है कि आप लोग घर का जो प्रदूषित जल है उसको उस नदी या पानी में डायरेक्ट मिला दे रहे हो। निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है, तो मलेरिया क्या है, तो मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोआ। निम्न में से कौन सा कवकी रोग है, कवक के द्वारा फैलाया गया रोग, तो उसका नाम याद कर लीजिए, उसका सही नाम है दाद। फाइलेरिया होता है, तो फाइलेरिया कैसे होगा, तो वह वुचेरिया ब्रैंकाफ्टी द्वारा होता है, वुचेरिया ब्रैंकाफ्टी द्वारा होता है। काली मौत किसे कहते हैं, काली मौत की बात हो रही है, उसका नाम प्लेग को काली मौत कहा गया है। ल्यूकेमिया या रुधिर कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है, इसमें श्वेत रुधिर कोशिकाओं में असामान्य रूप से वृद्धि हो जाती है। बीसीजी प्रतिरक्षण यानी टीका बीसीजी लगाया जाता है किसके खिलाफ, तो यह ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के खिलाफ लगाया जाता है बच्चों में। एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक का नाम क्या है, एल्कोहल उद्योग में जो प्रयुक्त कवक है उसका नाम है खमीर यानी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो वो शैवाल। और नींबू में खटास किस चीज़ की होती है, तो नींबू है, नींबू में क्या होगा, यह साइट्रिक फल है, इसमें क्या होगा, तो जो नींबू में जो खटास है वह साइट्रिक अम्ल है। और निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है, उसका नाम है क्लोरेला, तो 75 का डी क्लोरेला क्या है, तो इसका उपयोग अंतरिक्ष में सलाद के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो पेनिसिलिन क्या है, तो यह एक कवक है, तो कवक से प्राप्त की जाती है, तो उसका नाम है फफूंद। और विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है, तो यह स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी की बात हो रही है, तो यह उत्पन्न होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन द्वारा। चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था, तो चेचक का टीका बनाया, तो बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था एडवर्ड जेनर। खमीर एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है जिसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है जाइमेज। और निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, जो विटामिन सी है इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो खट्टे फल यानी सिट्रस फल है। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है, हृदय की बात हो और सबसे लाभदायक, तो ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।